जय हिंद दोस्तों। पर्यावरण के दूसरे पार्ट में समझेंगे खाद्य श्रृंखला के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, इसकी स्थापना किसने की, पारिस्थितिकी की स्थापना किसने की। इसके उससे पहले हम पर्यावरण का प्रथम पार्ट पढ़ा चुके थे। इसमें आपको बताया था पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पर धन आवरण, पर मीन्स चारों ओर, आवरण मीन्स ढका हुआ, मतलब चारों ओर से ढका हुआ क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। उसमें हमने बताया था एनवायरोनेर। एनवायरोनेर से एनवायरमेंट की उत्पत्ति हुई, जो फ्रेंच भाषा का शब्द है। उसके बाद आपने पर्यावरण के घटक समझे थे, और पर्यावरण के जो घटक हैं तो दो हैं, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक दो प्रकार के होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। जैविक में जीवित वस्तुएं आती हैं जो प्राकृतिक हों, भाई जीवित वस्तुएं तो सभी प्राकृतिक ही होती हैं। और जिसमें जीवन न हो, जो जैविक क्रियाएं न हो, वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक अजैविक घटक। जैसे पानी, धूप, वर्षा, आंधी, ये सब क्या हैं, प्राकृतिक घटक हैं। अजैविक घटक बारे में, प्राकृतिक अजैविक घटक हैं। मानव निर्मित घटक में जो आप देख ही रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, तालाब खुद रहे हैं, इमारतें बन रही हैं, बिल्डिंग बन रही हैं, सब क्या हैं, ये सब मानव निर्मित घटक हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था पर्यावरण के क्षेत्र, और पर्यावरण के जो क्षेत्र होते हैं वो चार होते हैं। एक स्थल मंडल जिसमें जमीन आती है, 29% है, यही बता दिया। पर्वत पठार सब यहीं पे होते हैं। ये तो क्लियर, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जब पानी में तो पर्वत पठार होंगे नहीं, इसी में होंगे स्थल मंडल। जलमंडल की चर्चा की थी। जलमंडल जो जल है 71% पे है, ठीक है। उसके बाद हमने वायुमंडल की चर्चा की थी। जो वायुमंडल है उसमें गैसें पाई जाती हैं, जो हवा पाई जाती है, हवा में ये गैसें पाई जाती हैं। जैसे आपकी ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, आर्गन हो गई, हीलियम हो गई, सब जितनी भी गैसें हैं उसी वातावरण में क्या पाई जाती हैं। एक जैव मंडल पढ़ाया था। जैव मंडल में ये बताया था कि जो स्थल मंडल, जैव मंडल और वायुमंडल के संयुक्त क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जैव मंडल बोलते हैं। जो एक रहने योग्य अनुकूलित परिस्थिति उत्पन्न करता है, वो जैव मंडल कहलाता है। उसके बाद अब चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। क्या के बारे में, पारिस्थितिकी तंत्र। जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो इकोलॉजी का एक भाग है। काय का, पारिस्थितिकी का भाग है। किसका भाग है, पारिस्थितिकी का। पारिस्थितिकी इसका क्या है, ये भाग है पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे विज्ञान पढ़ते हैं तो विज्ञान का जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो गया। जैसे विज्ञान पढ़ते हैं तो भौतिक विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान होगा। इसी तरह जो पारिस्थितिकी है तो पारिस्थितिकी का एक भाग है पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी में ही क्या अध्ययन करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो जो पारिस्थितिकी की खोज की थी, जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। क्या नाम था, अर्नेस्ट हैकल। कौन थे, अर्नेस्ट हैकल। अच्छा, जो पारिस्थितिकी तंत्र की खोज की थी वो थे एजी टांसले, जो इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत उसकी खोज की थी, उसमें से निकाला था पारिस्थितिकी में से पारिस्थितिकी तंत्र का जो अध्ययन किया था, सबसे ज्यादा अध्ययन किया था वो किया था एजी टांसले ने। कब, किसने किया था, एजी टांसले ने। किसने किया था, एजी टांसले ने सन 1935 में। कब किया था, सन 1935 में। तो ये पारिस्थितिकी की बात हो गई। अब पारिस्थितिकी के दो घटक होते हैं। इसके कितने घटक होते हैं, दो। पहले इसकी चर्चा कर ले। जो पारिस्थितिकी है, जो पारिस्थितिकी, इससे पारी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, पारी, और ये तंत्र ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र बोल दो या पारितंत्र बोल दो, बात सेम हो जाती है। बात क्या हो जाती है, बात एक ही हो जाती है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। किसकी, क्रियात्मक इकाई है। क्या है, क्रियात्मक इकाई है किसकी, नेचर की। किसकी, नेचर की। प्रकृति की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है,
पारिस्थितिकी तंत्र के इसी में ही तो खाद्य कड़ी खाद्य जाल बनता है। चैन जो फूड चैन होती है वो इसी से तो संबंधित होती है, इसी से तो सब सिस्टम संतुलन में रहता है। इसीलिए प्रकृति की क्रियात्मक इकाई यही एक्टिव इकाई बोली जाती है, यही क्रियात्मक इकाई बोली जाती है। जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो सबसे अधिक उत्पादन तंत्र होता है, जो सबसे ज्यादा उत्पादक तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे उत्पादक तंत्र होता है, सबसे उत्पादक उष्ण कटिबंधीय होता है। कौन सा होता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है वो सबसे अधिक उत्पादक होता है, इससे ही ज्यादा संतुलन बना रहता है। उष्ण कटिबंधीय के अलावा जो शीतोष्ण है या शीत कटिबंधीय क्षेत्र में, वहां जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो इतना एक्टिव नहीं रहता है। और सबसे ज्यादा उत्पादन जो पेड़ पौधे हैं ठंड सर्दी में सिकुड़ जाते हैं, ज्यादा पेड़ पौधे भी नहीं होते हैं बर्फों पर, तो सबसे ज्यादा उत्पादक क्षेत्र है वो क्या है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र को पारितंत्र भी बोल सकते हैं। तो जो पारितंत्र है उसके दो घटक हैं। कौन से? एक तो वही जैविक वाला जैविक घटक और एक अजैविक घटक। जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक और पारितंत्र कितने घटक हैं? जैविक घटक और अजैविक घटक दो घटक हैं। अब जो आपने पहले पढ़ा था वो पर्यावरण के कितने घटक हैं? दो घटक, एक प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। क्या पढ़ा था आपने? पर्यावरण के जो घटक पढ़े थे, एक प्राकृतिक घटक और एक मानव निर्मित घटक। जो प्राकृतिक घटक है उसके ही दो भाग थे, एक जैविक और एक अजैविक। तो हम कह सकते हैं जो पारितंत्र है वो एक प्राकृतिक घटक है। उसमें भी आपने सेम पढ़ा था पिछली वीडियो में। प्राकृतिक घटक के भी दो क्षेत्र होते हैं, घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। आप पारितंत्र के भी दो घटक पढ़ रहे हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक घटक में क्या क्या चीजें आती हैं? जैविक घटक में वही चीजें आती हैं जो बता चुके, जिसमें सांसें होती हैं, जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु। पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं। अजैविक घटक में जो प्राकृतिक चीज होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, सनलाइट बोलते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, मिट्टी हो गया, जल हो गया, हवा हो गई, ये सभी क्या होती हैं? अजैविक घटक में आती हैं, प्राकृतिक अजैविक घटक में आती हैं। ठीक है। इसके बाद जो जैविक घटक होता है, जो जीव जंतुओं की जो फूड चेन का निर्माण करता है, वो जैविक घटक ही करता है। और सहायक ये भी होता है, क्योंकि यहीं पे होता है इसलिए ये भी सहायक होते हैं, क्योंकि इनके बिना इनका जीवन संभव नहीं है। तो जैविक घटक इनकी उपस्थिति में अपनी फूड चेन का निर्माण करता है। तो उसी के आधार पर जैविक घटक को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? जैविक घटक को 3 भागों में बांटा जाता है। पारितंत्र में जो जैविक घटक होता है उसके 3 भाग होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जो उत्पादक होता है उसमें पादप जगत आता है। क्या आता है? पादप जगत। सभी प्रकार के पेड़ पौधे क्या आते हैं? पादप जगत में आते हैं, उत्पादक में आते हैं। और यही क्या होता है? उत्पादक होता है। कहने का मतलब जो सब लोगों को भोजन देता है, ये खुद खाता नहीं है, ये दूसरों को खिलाने का कार्य करता है, उत्पादन करता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? उत्पादक है। और उपभोक्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता ऐसे होते हैं कि जो इनका उपभोग करते हैं, उत्पादकों का उपभोग करते हैं। काय का उपभोग करते हैं? उत्पादकों का उपभोग करते हैं। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो उत्पादकों का उपभोग करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और चतुर्थ श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं।
जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी उत्पादक, देखो उत्पादक पूछा जाए तो इसमें क्या आएंगे, सभी प्रकार के पेड़ पौधे आएंगे। क्या आएंगे, पेड़ पौधे। उपभोक्ता चार प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता और चतुर्थ श्रेणी के उपभोक्ता। अपघटक में बात करें तो अपघटक में सभी प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं, जीवाणु आते हैं। क्या आते हैं, जीवाणु आते हैं। जो बिल्कुल मर जाता है इसे मृतक भक्षी भी बोलते हैं। जीवाणु क्या बोलते हैं, मृतक भक्षी। मृतक भक्षी क्या करते हैं कि जब ये व्यक्ति हो या कोई भी जीव जंतु हो, जब मर जाता है तो जीवाणु उसे नष्ट करके मिट्टी में मिला देते हैं और मिट्टी के बाद उसमें फिर पुनः उत्पादक के रूप में पेड़ या पौधा कोई जन्म ले लेता है। तो इस तरीके से क्या एक चेन चलती रहती है और ये इसमें क्या करते हैं, मरी हुई चीजों को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इनको जब ये एक तरीका से कह सकते हैं ये सफाई का भी काम कर, कोई मर गया या कोई कुत्ता या बिल्ली कुछ मर जाता है तो उसमें कीड़े पड़ के वो सब चीज क्या हो जाती है, कीड़े पड़ के क्या एक मिट्टी में ही विलीन हो जाता है पूरा। तो ये एक तरीके का सफाई भी करते हैं। इसीलिए जीवाणुओं को प्रकृति का महतर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकृति का महतर। क्या बोलते हैं, प्रकृति का महतर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं। अब देखिए जैविक घटक है जो हमने बनाया हुआ है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक समझेंगे। तो जो उत्पादक होता है बेटा वो पेड़ पौधे होते हैं। वो आपने प्रकाश फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो ये पेड़ पौधे ही हमें जीवन देते हैं और पेड़ पौधों से ही हमें खाना भी प्राप्त होता है। जो भी आप ले लो, चाहे आम ले लो, चाहे कुछ भी, चाहे गेहूं अनाज, जो भी मिलता है पेड़ पौधों से ही मिलता है। हम पूरी तरीका से हम लोग किस पर निर्भर रहते हैं, उत्पादक पर। तो ये तो खाते पीते हैं नहीं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, उत्पादक। क्या बोलते हैं, उत्पादक। अच्छा, उसके बाद आता है उपभोक्ता। उपभोग करते हैं। उपभोग में ये चार श्रेणियां हैं। जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं वो क्या करते हैं, वो शाकाहारी। कहने का मतलब क्या खाते हैं, घास फूस खाते हैं। क्या खाते हैं, शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। देखो टिड्डा क्या होता है, टिड्डा भी हरी घास खाता है, बकरी भी खाती घास। इसमें कोई भी मांसाहारी जीव नहीं है। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कैसे होते हैं, शाकाहारी। इनने क्या खाया, घास को। ये घास ही मान लो, जैसे आप ये रोटी भी खाएंगे तो भी घास ही है, क्योंकि प्राप्त तो उसी से ही हुई है। आम खाएंगे फिर भी घास ही है। वो तो घास घूस जो भी होती है पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। एक तरीका से पेड़ पौधे हो गए। अच्छा, जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं वो कैसे होते हैं, वो शाकाहारी जीवों को खाते हैं। जो ये वाले लोग हैं वो इनको खाते हैं। तो ये मांसाहारी हो गए। मांसाहारी क्या हो गए, मांसाहारी हो गए। लेकिन खाते किनको, ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं मांसाहारी होते हैं लेकिन खाते किसको हैं, शाकाहारी। इनको खाते हैं। किसको खाते हैं, मांसाहारी होते हैं लेकिन किसको खाते हैं, शाकाहारी जीवों को खाते हैं। अब जैसे टिड्डा को किसने खाया, मेढक ने। मेढक को कौन खाएगा, सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा, हाँ बाल खाएगा। या फिर मतलब ये भी आपस में तृतीय श्रेणी में हो जाते हैं, कभी कभार चतुर्थ श्रेणी में पहुंच जाता है। तो ये सांप खाएगा। और सांप कौन खाएगा, कुत्ता बिल्ली भालू मनुष्य सभी चीज खा लाता है, ये खाएगा। फिर उसके बाद ये मरेगा। जब ये मनुष्य मरेगा तो ये जलाया जाएगा, कहने ये मिट्टी में विलीन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या चलता रहता है, एक आपका फूड चेन प्रोसेस चलती रहती है। क्या चलती रहती है, चेन चलती रहती है इन चीजों की। तो देखिए टिड्डा बकरी है। अब बकरी कौन खाएगा, लोमड़ी खा लेगी मान लो। और लोमड़ी कौन खाएगा, बाज खाएगा। लोमड़ी कौन खाएगा, बाज खाएगा। या लोमड़ी को शेर खा लेगा। अब शेर खाएगा, शेर को सबको कौन खा लेता है, मनुष्य खा लेता है। तो मनुष्य कौन से में आ जाएगा, सर्वाहारी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, तो जैसे टिड्डा है, एक उदाहरण देते हैं। टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक। मेढक को कौन खाएगा, मेढक को कौन खाएगा, मेढक को खाएगा सांप। कौन खाएगा, सांप। सांप को कौन खाएगा,
मनुष्य, और ये उसके बाद क्या आता है, मनुष्य, फिर उसके बाद अपघटक आते हैं, और अपघटक क्या करते हैं, उसको विलीन कर देते हैं, किसमें, मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। ये क्या बन गई आपकी, खाद्य श्रृंखला। क्या बन जाती है आपकी, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला क्या हो जाती है, ये कहलाती है खाद्य श्रृंखला कहलाती है। अब देखिए, खाद्य श्रृंखला है या खाद्य कड़ी, बात एक ही है, खाद्य कड़ी या खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल अलग होता है। खाद्य जाल में पूरा जाल बनता है, मतलब खाद्य श्रृंखलाओं का समूह, खाद्य श्रृंखलाओं का, ऐसी श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है, ये देख लीजिएगा, ये समूह बना है, खाद्य श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है। इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वो कैसा होता है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। कैसा होता है, एक दिशीय। कैसा होता है, एक दिशीय। ऊर्जा स्थानांतरण का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुमार्गीय या बहुदिशीय होता है। इसमें ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है, बहुदिशीय। कैसा होता है, बहुदिशीय। मतलब इसमें किसी भी दिशा में ऊर्जा का प्रवाह हो सकता है, लेकिन होगा उसी में, पौधे को शाकाहारी खाएगा, शाकाहारी को मांसाहारी खाएगा, मांसाहारी को सर्वाहारी खाएगा, सर्वाहारी को अपघटक, होगा उसी दिशा में। लेकिन ये हो सकता है कि पौधे को बकरी खा गई, बकरी को मनुष्य खा गया, और जरूरी नहीं पौधे को बकरी नहीं खाया, खरगोश ने खा लिया, और खरगोश को लोमड़ी नहीं खाया, सांप ने खा लिया। तो इस तरीके से ये जो होता है कि खा कोई किसी को सकता है, लेकिन खाएगा अपनी श्रृंखला के हिसाब से ही। तो इसमें ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है, एक दिशीय होता है। एक लिंडमैन थे, इनका नाम था लिंडमैन ने ऊर्जा के स्थानांतरण का नियम दिया था कि ऊर्जा के स्थानांतरण का 10% का नियम दिया था। इन्हें 10% के नियम में इन्होंने ये बताया था कि अगर पौधे को बकरी खाती है तो पौधे में मान लो 100 कैलोरी ऊर्जा है, कितनी है, 100 कैलोरी, तो बकरी को केवल इसका 10% ही मिलेगा। कितना मिलेगा, केवल 10। इसको कितना मिलेगा, केवल 10 मिलेगी। बकरी को कितना मिलेगा, 10, और इसका 10 मिला, और 10 का लोमड़ी को 10% मिलेगा। कहने का मतलब उसका 10% ही मिलेगा खाने वाले को, उपभोक्ता को। उपभोक्ता को कितना मिलता है, दूसरे की ऊर्जा का केवल 10%। ठीक है, अच्छा देखिए, पौधे को कौन खाएगा, बकरी, जिसकी मान लो इसकी है ऊर्जा इतनी, निकाल लेते हैं, एक जीरो और बढ़ा लो, इतनी कैलोरी ऊर्जा है इसके अंदर। अब इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा इसका 10, सभी लोग मैथ तो जानते होंगे, निकाल, इसका 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। जब बकरी को लोमड़ी खाएगी तो लोमड़ी को इसका 10% मिलेगा, तो इसका हो जाएगा 1,000 ऊर्जा मिलेगी। इसको कितनी मिलेगी, 1,000। जब लोमड़ी को शेर खाएगा तो शेर को इसका 10% मिलेगा, इसको 100 मिलेगा। कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। और जब इसको अपघटक खाएंगे तो इनको मिलेगा इसका 10%, इसको 10। कहने का मतलब अपघटकों को जो ऊर्जा मिलेगी वो केवल 10%। इसका केवल 10% का सिद्धांत किसने दिया था, लिंडमैन ने। अच्छा, ये तो एक दिशी, देखो ये इसी को, पौधे केवल बकरी खा रही है, बकरी केवल लोमड़ी खा रही है, लोमड़ी केवल शेर खा रहा है, शेर को केवल अपघटक खा रहे हैं, तो ये एक दिशी मार्ग हो गया। तो इसको बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। यहाँ पर खाद्य जाल, कहने का मतलब खाद्य श्रृंखलाओं का जाल। खाद्य श्रृंखलाओं का जाल क्या कहलाता है, खाद्य जाल कहलाता है। अब देखो पौधे हैं यहाँ पे, अब पौधे कौन खा रहा है, खरगोश खा रहा है। खरगोश कौन खा रहा है, लोमड़ी खा रहा है। मान लो खरगोश को लोमड़ी नहीं, सांप खा रहा है। सांप को कौन खा रहा है, बाघ खा रहा है। सांप को कौन खा रहा है, मोर खा रहा है। मतलब जो ऊर्जा का प्रभाव जो अपने मार्ग क्रमबद्ध तरीके से कोई भी खा सकता है, बशर्ते उसके क्रम में आना चाहिए। ठीक है, पौधे को ऐसा नहीं है कि खरगोश को खुद पौधा खा ले, ऐसा तो नहीं होगा। अगर मान लो खाद्य जाल बना दिया, अगर हम कर दें, इधर को चिन्ह लगा दें, पौधे को किसने, पौधे ने किसको खा लिया, खरगोश को, ऐसा तो नहीं होता है ना।
तो कहने का मतलब अपने क्रम में ये जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और ये जो क्रम होता है वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको जो खाता है उसको वही खाएगा। ये इसकी जो श्रृंखला अवरुद्ध नहीं होगी। आपका ये पर्यावरण से जो खाद्य जाल, पारिस्थितिकी तंत्र, इससे आपके सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी अगली नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। और अभी इसके जो पर्यावरण से संबंधित जो सम्मेलन हुए हैं, जैसे आपका रेडियो जेनेरियो सम्मेलन था, पृथ्वी सम्मेलन था, एजेंडा 21 बोलते हैं इसको, और उसके बाद एक 1972 में जिसको 5 जून 1972 से अपनाया गया वो वाला सम्मेलन था। उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन हुए, उसके बाद और भी चिपको आंदोलन वगैरह और भी आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है, वो सभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।